यस सर, कर दिया, डन। Okay, students. First question was a coin is tossed thrice. तो 3 बार हमारा जो कॉइन टॉस होता है इसको हम लोग सैंपल स्पेस इसका लिखना। अब इसका सैंपल स्पेस लिखना शुरू करते हैं तो हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले देखिए हेड, हेड और हेड। अब हेड, हेड और हेड का मीनिंग है कि आपका जो कॉइन 3 बार टॉस किया, पहली बार आपके पास हेड आ गया, दूसरी बार आपके पास हेड आ गया और तीसरी बार भी आपके पास हेड आ जाता है। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी हमारे पास है, पहली बार हेड आ गया, दूसरी बार हेड आ गया और तीसरी बार टेल आ गया। ठीक है जी। अब आप लोगों को ये सैंपल स्पेस लिखने का मैं तरीका बता देता हूं। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आप लोगों ने तीनों के तीनों हेड लिख लेने, उसके बाद 2 हेड और 1 टेल लिखना है, आफ्टर दैट 1 हेड और 2 टेल लिखने हैं, एंड आफ्टर दैट तीनों के तीनों टेल लिखने हैं। लेकिन जो 2 हेड और 1 टेल लिखा है इसका मीनिंग ये होता है कि फर्स्ट टाइम हेड आ गया, सेकंड टाइम हेड आ गया और थर्ड टाइम टेल आ गया। बट दिस इज नॉट द ओनली पॉसिबिलिटीज की तीसरी बार ही हर बार टेल आएगा। तो इसमें ये क्या हो सकता है कि हम लोग इसकी टेल की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हमारे पास इस तरह से हो सकता है हेड टेल हेड, एंड नेक्स्ट टाइम टेल हेड एंड हेड। मींस टू से क्या है कि फर्स्ट टाइम हेड है, सेकंड टाइम हेड है, थर्ड टाइम टेल आ गया, या फर्स्ट टाइम हेड है, सेकंड टाइम टेल आ गया और थर्ड टाइम हेड आ गया, या फर्स्ट टाइम टेल, सेकंड टाइम हेड और थर्ड टाइम हेड आ गया। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग हेड की पोजीशन मूव करना शुरू करते हैं, टेल हेड टेल एंड देन टेल टेल और हेड, और ये हमारे पास सैंपल स्पेस होता है। अब एक बात आप लोगों को ये बता दूं कि जब भी आप लोगों ने सैंपल स्पेस लिखना है तो इस तरह की करली ब्रैकेट में जरूर लिखना है, बिकॉज वी आर राइटिंग डाउन द एलिमेंट्स इन द सेट फॉर्म। ठीक है जी। अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है a coin is tossed 4 times. Now third question is coin is tossed 4 times. और जब कॉइन को 4 बार टॉस किया जाता है तब उसके सैंपल स्पेस के कितने एलिमेंट्स होते हैं और किस तरह से वो फाइंड आउट किए जा सकते हैं। नाउ सी हियर, 4 बार अगर हम लोगों ने कॉइन टॉस किया है, लेट अस सपोज कि चारों बार हमारे पास हेड आ जाए, उसके बाद 3 बार हेड और चौथे पे टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल, 1 बार हेड और 3 बार टेल, और चारों के चारों बार हमारे पास टेल आ जाए। अब यहाँ पे अगर चारों के चारों हेड आ जाए, चारों के चारों टेल आ जाए, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे कंडीशन हमारे पास आती है जब हमारे पास वेरिएबल आते हैं, आइदर हेड और टेल आ जाते हैं। तो जब आइदर हेड और टेल आते हैं तो हम लोगों ने सारी की सारी पॉसिबिलिटीज कंसिडर करनी होती है। अब यहाँ पे टेल चौथी पोजीशन पे है, पिछले क्वेश्चन की तरह टेल की पोजीशन हम लोग फैलाना शुरू करते हैं। इट इज हेड हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हेड एंड देन टेल हेड हेड एंड हेड। इसी तरह से अगर सिंगल हेड है इसकी हम लोग पोजीशन चेंज करना शुरू करते हैं, तो इट विल बी टेल हेड टेल टेल, देन टेल टेल हेड टेल एंड देन टेल 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 एंड हेड। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 2 हेड और 2 टेल। अब यहाँ पे देखिए पहली बार 2 हेड थे, दूसरी बार 2 टेल थे, तो यहाँ पे मैं 2 टेल और 2 हेड लिख सकता हूँ। उसके बाद हेड टेल एंड नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज टेल हेड, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज हेड टेल हेड एंड देन नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज टेल हेड एंड टेल। अब यहाँ पे चेक करना है कि हमारे सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए, तो सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2 रेज़्ड पावर 4, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज रेज़्ड पावर नंबर ऑफ टाइम्स। कॉइन टॉस किया, पॉसिबिलिटीज 2 ही हैं, 4 बार हम लोगों ने टॉस किया तो 2 रेज़्ड पावर 4, 2 रेज़्ड पावर 4 हमारे पास आंसर कितना आता है बेटा जी 16। तो 16 के अकॉर्डिंगली चेक कीजिए कि आपके सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट लिखे गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and this is 16। सारे के सारे एलिमेंट्स लिखे गए हैं, therefore this is the sample space of tossing a coin 4 times। ठीक है बेटा जी। Now let us discuss fifth question। 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हम लोगों को ये कहा गया a coin is tossed and a die is rolled only if the coin shows head। अब देखिए बेटा जी यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉइन थ्रो किया गया है, कॉइन थ्रो किया तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं, हेड या टेल। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को हेड के साथ एक और फर्दर एसोसिएशन दी हुई है, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कि कॉइन टॉस किया, टेल आ गई। लेकिन अब यहाँ पे देखिए उसने कहा कि अगर हेड थ्रो किया, हेड आता है तो आप लोग एक डाइस थ्रो करेंगे। ठीक है, अगर हेड थ्रो किया तो डाइस थ्रो करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पॉसिबिलिटीज,
हेड के साथ डाइस पे 1 आ जाए, हेड के साथ डाइस पे 2, देन 3, देन 4, देन 5 एंड देन 6। यानी कि अब बाकी के एलिमेंट हमारे पास किस तरह से आ सकते हैं, टेल, सिंपल टेल लिखा जाएगा और उसके बाद H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। इसका मतलब सिर्फ ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास पॉसिबल हैं, क्योंकि अगर टेल आ जाएगा तो यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग, लेकिन अगर हेड आ जाता है बेटा जी देन यू हैव टू थ्रो अ डाइस, और उसके अकॉर्डिंगली डाइस की 6 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास, और उन 6 की 6 पॉसिबिलिटीज को हम लोगों को हेड के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। Now in question 6 it is written that 2 boys and 2 girls in room capital X। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं रूम कैपिटल X है हमारे पास, एंड देन सेकंड रूम इज Y। सेकंड रूम हमारे पास Y है, रूम X में हमारे पास 2 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं, एंड इन रूम Y हमारे पास है 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स, 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स। अब यहाँ पे हमको ये कहा गया है कि सबसे पहले रूम सिलेक्ट किया और उसके अकॉर्डिंगली पर्सन सिलेक्ट किया, राइट डाउन द सैंपल स्पेस फॉर दिस थिंग। तो यहाँ पे बेटा जी सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, चेक कीजिए, सैंपल स्पेस S इज इक्वल्स टू XB1 XB2। यहाँ पे B1 और B2 रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट बॉय और सेकंड बॉय, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बार याद रखिएगा कि 2 पर्सन्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे B अकेला नहीं लिखेंगे, B1 और B2 लिखेंगे। सिमिलरली 2 गर्ल्स भी आइडेंटिकल नहीं हो सकती हैं, तो G1 और G2 लिखेंगे, और अगर 3 गर्ल्स हैं तो G3 लिखेंगे। हाँ, अगर कहीं होता कि 2 बैग हैं हमारे पास कैपिटल X और कैपिटल Y, उनमें 2 येलो आइडेंटिकल बॉल्स थी और 2 ब्लू आइडेंटिकल बॉल्स थी, इन दैट केस हम लोग जब बॉल्स के लिखेंगे तो XY इस तरह से लिखेंगे, लेकिन वहां पे भी हम लोग Y1 Y2 नहीं लिखेंगे। Y1 Y2 हम लोग या X1 X2 हम लोग तब लिखते हैं जब हमारे पास डिफरेंट पर्सन्स हो। अब जैसे यहाँ पे बॉयज डिफरेंट है तो XB1 XB2 और इसके बाद XG1 देन XG2। ये तो हो गया बेटा जी जब रूम कैपिटल X सिलेक्ट किया है। इसके बाद रूम कैपिटल Y सिलेक्ट करना है तो हम लोग लिखेंगे YB। चेक कीजिए बेटा, यहाँ पे YB लिख रहा हूँ, B1 नहीं लिख रहा, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बॉय था। तो इसी तरह से YG1 YG2 एंड YG3। एक बार याद रखिएगा, यहाँ पे जो G1 G2 है ये सेम गर्ल्स को रिप्रेजेंट नहीं करता। G1 G2 X के साथ X वाले रूम में गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, G1 G2 G3 यहाँ पे Y वाले रूम में जो गर्ल्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस फॉर दिस क्वेश्चन। Now in 8th question it is written that an experiment consists of recording boy-girl composition of families with 2 children। मतलब फैमिलीज में 2 चिल्ड्रन है, बॉय गर्ल का कंपोजिशन हो सकता है। व्हाट आर द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज ए बॉय और अ गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। मतलब क्या है कि पहला केस है हमारे पास बॉय और गर्ल कंसीडर करना है हम लोगों ने। सेकंड जो केस है नंबर ऑफ गर्ल्स के बारे में बात की गई है। व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली, ठीक है जी। अब जरा पहले की बात करें, बॉय और गर्ल फैमिली में 2 चिल्ड्रन हैं हमारे पास, ठीक है। डिफरेंट केसेस कैन बी। अब यहाँ पे सैंपल स्पेस के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, या तो दोनों ही बॉय हो जाए, ठीक है, या बॉय गर्ल हो जाए, या गर्ल बॉय हो जाए, या गर्ल और गर्ल हो जाए, ठीक है जी, अंडरस्टैंड। या अगर आप यहाँ पे B1 B2 लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन अगर यहाँ B1 B2 लिखोगे तो यहाँ पर B1 और B2 नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉय और सिर्फ एक ही गर्ल रह जाएगी। अब यहाँ पे एक लाइन ध्यान दीजिए, एंड में लिखा हुआ है इफ इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ का मतलब होता है कि अगर बात की जाए कि फैमिली में एक लड़का और एक लड़की है तो ये दोनों डिफरेंट कंसिडर किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अगर ध्यान दीजिए, अगर लाइन के एंड में ये ना लिखा होता ना इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, तो BG और GB दोनों एक केस कंसिडर किया जाएगा। इन दैट केस सैंपल स्पेस विल बी लाइक दिस, BB BG एंड GG। बात समझ आ गई। लेकिन क्योंकि यहाँ लाइन के एंड में लिखा हुआ है इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, मतलब क्या है
बॉय बड़ा है और गर्ल छोटी है, दूसरा केस गर्ल बड़ी है और बॉय छोटा है। ये लास्ट लाइन के जो एंड में एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है ना, इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ फॉर दिस, यहाँ पे हम लोगों को इस तरह से लिखा पड़ेगा। अगर ये नहीं लिखा होता इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, देन बीजी या जीबी विल रिप्रेजेंट्स दीज टू, ठीक है। इन दैट केस आपके पास सिर्फ 3 एलिमेंट आ जाने थे। अब इसके बाद बात करते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। अब क्योंकि 2 चिल्ड्रन हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स कैन बी क्या क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस विल बी इक्वल्स टू 0 1 एंड 2। अब चेक कीजिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 एलिमेंट्स आए हैं। क्यों 3 एलिमेंट्स आए हैं? फैमिली में नंबर ऑफ गर्ल्स पूछी गई हैं, या तो कोई गर्ल नहीं होगी, या एक गर्ल होगी, या दोनों गर्ल्स होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस विल बी 0 1 एंड 2। अब चेक कीजिए यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा है इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, ठीक है। अगर बर्थ का ऑर्डर नहीं लिखा तो हमारे पास सैंपल स्पेस के एलिमेंट सिर्फ 3 रह जाते हैं, ठीक है। टॉसिंग अ कॉइन, यहां पे देखिए टॉसिंग अ कॉइन। अगर कॉइन टॉस किया हमारे पास यहाँ हेड आता है, यहाँ टेल आता है। उसने ये कहा कि अगर हेड आ गया तो बेटा जी दोबारा से आपने कॉइन टॉस करना है। लीजिए हेड आ गया, दोबारा से कॉइन टॉस करता हूं, मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, आइदर हेड और टेल। लेकिन उसने कहा कि जब टेल आ गया तो आप लोगों ने एक डाइस थ्रो करना है, और डाइस थ्रो करते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज आ जाती है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है जी। देन व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस, यहां देखिए सैंपल स्पेस विल बी इक्वल्स टू एच 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 टी, ये आया ये वाला। उसके बाद टेल के अकॉर्डिंगली लिखेंगे T1 T2 T3 T4 एंड T5 एंड देन T6, ठीक है जी। सो दीज ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस। अब इसके बाद हमारे पास 11th क्वेश्चन है, सपोज 3 bulbs are selected at random from a lot, each bulb is tested and classified as defective and non defective। याद कीजिए 3 बल्ब हैं, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। ये क्वेश्चन आपका अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। यहाँ पे 3 बल्ब हैं और 2 पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव। वहां पे भी 3 कॉइन होते हैं और 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, हेड या टेल। तो इसका सैंपल स्पेस हम लोगों ने लिखना, वो भी हम लोग उसी तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे 11th क्वेश्चन का सैंपल स्पेस हो जाएगा डी 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 डी, मतलब क्या है कि तीनों बार डिफेक्टिव आ गया। और नॉन डिफेक्टिव के लिए कैपिटल एन लिखना है, सो विल राइट डाउन डी डी एन या डी एन डी या एन डी डी। ये तो हो गया एक बार नॉन डिफेक्टिव। इसी तरह से 2 नॉन डिफेक्टिव आएंगे तो डी एन 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 डी एन 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 डी एंड लास्ट वन वाज एन एन एंड एन। चेक कीजिए 8 एलिमेंट्स आ गए हमारे पास। सेम वही सैंपल स्पेस अप्रोक्सीमेटली बनता है जो 3 कॉइन को टॉस करने के बाद आता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, कॉइन इज टॉस्ड, यानी कि हेड और टेल आ जाएगा। अगर हेड आ गया तो आपने क्या करना है, डाइस थ्रो करना है 1 2 3 4 5 एंड 6। टेल के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ, कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद उसने कहा कि अगर डाइस पे इवन नंबर आ गया तो एक बार फिर से डाइस थ्रो करना है। इवन नंबर आ गया तो एक बार फिर से डाइस थ्रो करना है। अब यहाँ पे देखिए 2 के अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 5 एंड देन 6। उसके बाद इसी तरह से 4 के अकॉर्डिंगली हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज बनेगी एंड देन 6 के अकॉर्डिंगली भी हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होगा पुत्र जी। अब देखिए एक बार याद रखिएगा, जब सैंपल स्पेस लिखना होता है ना तो सबसे पहले हम लोग ना जो अकेला रह जाता है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए टेल के साथ हमारा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है तो पहले लिख लेते हैं सैंपल स्पेस एलिमेंट्स विल बी टेल। उसके बाद हम लोग छोटे वाले कॉम्बिनेशन लिखते हैं, चेक कीजिए H1 H3 H5, क्योंकि इनके साथ हमारा फर्दर कोई कॉम्बिनेशन नहीं आया है। अब फर्दर कॉम्बिनेशन हमारे पास आ रहा है इवन नंबर्स के साथ, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए H21, यहाँ पे देखिए H2 और 1, इसके बाद H22 H23 H24 H25 एंड देन H26। ये तो आया हमारे पास अगर 2 आ जाता है। इसके बाद हम लोगों ने 4 वाला लिखना है और उसके बाद 6 वाला लिखना है। तो इट विल बी H41
H4 2, H4 3, then H4 4, after that H4 5, and then H4 6. After this H6 1, H6 2, H6 3, H6 4, H6 5, and then H6 6. And this is the required sample space for this question. ठीक है बेटा जी? Remaining questions are same. You have to find out the sample space for this exercise. So remaining question you can do yourself. ठीक है बेटा जी?